चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, जो गवर्नमेंट बजट है ना, ये भी एक मेजर इवेंट है। किस एस्पेक्ट से ये समझना, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट बजट होता है ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। गवर्नमेंट बजट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इनकम जो होती है ना, उससे हम एक खर्चा बनाते हैं कि हमें अपनी इनकम का कुछ पोर्शन खर्चा करना है, और उस खर्चे को हम तय करते हैं अपनी इनकम के हिसाब से। उसको आप अपना पर्सनल बजट बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट बजट की, तो गवर्नमेंट बजट क्या है? सरकार के यानी गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट, जिसमें सरकार बताती है कि उसकी इतनी इनकम हुई है और इसके अगेंस्ट में उसने इतना खर्चा करना है। राइट, यही बजट है। अब यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि बजट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्केट में जो नए लोग हैं, जैसे आप लोग हो, अभी मार्केट में शुरुआत है, तो आपको अब बजट आने वाला है February 1 को, तो आप सोचोगे यार बजट हमारे लिए किस काम का, हमें बजट से क्या मिलेगा? नहीं, तो यहीं पे गलत सोच रहे हो आप। देखो, बजट में एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए बहुत कुछ है जो शेयर में इन्वेस्ट करता है। क्यों है, किस तरह से है, बस ये समझना है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि बजट हर एक एस्पेक्ट से स्टॉक मार्केट के कनेक्शन में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक करके बताता हूं। तो देखो, सबसे पहला जो फिगर होता है ना गवर्नमेंट बजट में, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बोलती हैं, वो क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं फिस्कल डेफिसिट। ये एक वर्ड है, फिस्कल डेफिसिट। याद है, कई बार सुना होगा आपने। सबसे पहला नंबर ये बोला जाता है बजट में कि हमारा फिस्कल जो डेफिसिट है वो हमारा टारगेट है इतना करना। अब ये होता क्या है, इसे समझ लो। जब आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, आपकी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो सरप्लस बजट है ना। पर जब आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होता है, तो ये डेफिसिट बजट होता है। तो ये जो डेफिसिट है, घाटा है, इसी को हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं, जिसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। अब इसको जीडीपी के कंटेक्स्ट में बोला जाता है। जीडीपी जितना भी हमारा हो रहा है, उसके अगेंस्ट में हमारा जो परसेंटेज में राजकोषीय घाटा है वो कितना परसेंट है। मान लेते हैं हमारी जीडीपी है 100 रुपए की और हमारा फिस्कल डेफिसिट है 5 रुपए का, तो 5% हुआ। अब अगर ये 5 से बढ़कर हो जाएगा 6, तो इसका मतलब क्या है? 6% का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि हमारा घाटा बढ़ गया। इसका मतलब जीडीपी कम हो गई या हमारे टैक्स कलेक्शन कम हो गए, इनकम कम हो गई। जब हमारे इनकम कम है और खर्चे बढ़ गए, तो ये तो बुरी बात है ना। इनकम बढ़नी चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए। अब इसके बढ़ने के पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जीडीपी या टैक्स कलेक्शन कम हुआ, और भी वजहें हो सकती हैं। जैसे मान लेते हैं आपने खर्चे ज्यादा कर दिए, ठीक है, वजह कुछ भी रही हो। अब आपने देखा कि अमेरिका ने कोविड में $2 ट्रिलियन प्रिंट किए और अपने सिटीजन्स को गिफ्ट कर दिए कि लो जी, मजे करो घर में, आप कमा नहीं रहे हो तो हम आपको $5-5 हज़ार देते हैं। तो ये अमेरिका ने किया, जिसकी वजह से उसका 2 ट्रिलियन का जो खर्चा है वो अतिरिक्त हुआ। हमारे यहाँ भी तो ऐसा हुआ था, पर पैसे ही तो नहीं दिए गए थे। 18 लाख करोड़ का पैकेज तो हमारा भी आया था। तो ये जो 18 लाख करोड़ हैं, ये जब हमारे देशवासियों की सेवा करने के लिए सरकार ने खर्चा किए, तो इसी से तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा हमारा, क्योंकि आपने खर्चा कर दिया ज्यादा, इनकम कम हुई, इससे आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। पर जहां पे अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट 11% है, हम रिस्पेक्टफुली 5.5%, 6% पे अपने उसको होल्ड कर रहे हैं। यानी दुनिया में अभी भी बेहतरीन सिचुएशन में हम लोग हैं। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं कि फिस्कल डेफिसिट को हम टारगेट करते हैं 5% के नीचे, तो मार्केट इससे खुश हो जाता है। ये टारगेट है उनका। अगर वो स्पीच में ऐसा बोल देती हैं, तो मार्केट ना इसी को सुनकर 200 पॉइंट भाग जाएगा। एंड बोलेंगी अगर वो कि 6% के ऊपर है और हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, मार्केट वहीं से गिर जाएगा, मार्केट वहीं गिर जाएगा। तो ध्यान रखना, फिस्कल डेफिसिट का फिगर बढ़ते ही मार्केट इससे नाराज हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये फिगर सबसे पहला बजट में इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब दूसरी चीज, तो गवर्नमेंट बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट होती हैं। तो पहली अनाउंसमेंट तो आपको देखनी है कि इंडिविजुअल के लिए क्या है, यानी पब्लिक के लिए क्या है। तो मुझे एक बात बताओ जरा, एज एन इंडिविजुअल आप क्या सोचते हो कि आपको टैक्स में रिबेट मिले? तो अगर इनकम टैक्स किसी भी तरह से, अगर इनकम टैक्स में किसी तरह से रिबेट मिल जाए, तो एक आम आदमी तो यही चाहता है ना।
मान लो इनकम टैक्स में रिबेट मिल गई तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट में क्या होगा, स्टॉक मार्केट भग जाएगा। अगर ये होता है ना तो स्टॉक मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन समझो। देखो जब ना इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा तो आपके पास ज्यादा पैसा आएगा खर्चा करने की, आपके पास ज्यादा सेविंग होगी। जब आपके पास सेविंग बढ़ती है तो आप उस सेविंग को क्या करते हो, या तो सेव कर लेते हो या तो खर्चा कर देते हो। उसको कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम। जो आपकी इनकम बढ़ रही है किसी भी वजह से, चाहे वो प्रमोशन की वजह से है, चाहे टैक्स में रिबेट की वजह से है, जब वो बढ़ती है तो उसको कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम। जब डिस्पोजेबल इनकम जो आप खर्चा कर सकते हो वो जब बढ़ जाती है तो वो इकोनॉमी में आ जाती है, और इकोनॉमी में जब आती है तो एक डिमांड क्रिएट हो जाती है, और डिमांड क्रिएट होने की वजह से जो कंपनीज हैं मार्केट में जो आपको सामान बेच रही हैं, इनका माल बिकता है, इनकी इनकम बढ़ जाती है, जिसका रिफ्लेक्शन ये होता है कि इनकम बढ़ने से स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है, इनके शेयर्स ऊपर चले जाते हैं। तो मार्केट ये सुनना चाहता है कि इनकम टैक्स में अगर लोगों के पास पैसा होगा तभी तो वो डिमांड कर पाएंगे। तो एफएमसीजी, इसके चलते जो सेक्टर्स होते हैं एफएमसीजी, कंजम्पशन, ऑटो, ये सारे के सारे सेक्टर बुलिश हो जाते हैं। समझ रहे हो, इजी है ना, समझ पा रहे हो ना कैसे कोरिलेट करना है, इस तरह से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको बजट के टाइम पे देखनी होती हैं। ठीक है, हमेशा एक ही पॉइंट पे मार्केट ऊपर नहीं जाता, कितने पॉइंट पूछ रहा था। अब यहां पर एक और चीज समझनी है कि एक ट्रेडर के लिहाज से मार्केट में क्या है। अब ट्रेडर और इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, देखो दो चीज चाहते हैं। पहला, जब एज अ इन्वेस्टर आप मार्केट में काम करते हो ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये दो तरह के गेन होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, यानी टैक्स देने पड़ते हैं सरकार को अपनी प्रॉफिट्स पे। तो अगर मान लेते हैं किसी भी वजह से ये बढ़ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी वजह से ये गिर जाते हैं तो स्टॉक मार्केट रॉकेट हो जाएगा। आपको अगर कोई बोले कि अब आपको ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं देना, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि 15% और 10% ये टैक्स है। अगर बचेगा तो आप एफडी में तो फॉर श्योर पैसा नहीं रखोगे, और बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे पैसा लगाने, राइट। अच्छा, जो हमेशा प्रॉफिट करते हैं लोग वो तो एफआईआईज और डीआईआईज होते हैं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी क्योंकि इनको तो कोई लॉस ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मार्केट रॉकेट हो जाएगा इस न्यूज़ से। अगर ये न्यूज़ आती है ना तो मैं डेफिनेटली तेरे को बता सकता हूँ निफ्टी इस न्यूज़ के चलते 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर ये न्यूज़ किसी भी बजट में देखने को मिली, समझ लेना वहां पर इन्विटेशन का वेट मत करना, बाय कर लेना। फ्यूचर ऑप्शन जो कहोगे कर लेना, जितनी ताकत है उतनी कर लेना। उस दिन मत पूछना मेरे से कि सर कितने लॉट लूं, मैंने कभी एक लॉट से ज़्यादा नहीं बोला है, पर बोल रहा हूं इसके बेसिस पर जितनी ताकत हो उस दिन कर लेना। पर मार्केट चला नहीं होना चाहिए। अब मार्केट 700 पॉइंट ऊपर और तुम वहां पे शक्तिमान बन रहे हो, मेरी गलती नहीं है। मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर होनी चाहिए जब तुम ये काम कर रहे हो, तो वहां से 500-1000 पॉइंट बढ़ेगी, ये मेरी गारंटी है, राइट। ऐसा होता है। अब यहां पर समझ लो दूसरे टैक्सेस होते हैं जिसे हम कहते हैं एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अभी सरकार की जेब में जाने वाला वो टैक्स है जो आप किसी भी चीज को जब खरीदते हैं, सिक्योरिटी को यानी शेयर्स को, तो ये सरकार को आपको देना पड़ता है। अब देखो अगर ये किसी तरह से कम हो जाए तो भाई अगेन स्टॉक मार्केट तो सेलिब्रेट करेगी ना, क्योंकि आपके खर्चे कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे आपके, और यही तो आप चाहते हो, खर्चे कम हो जाए। तो जब भी ये गिरेगा ना स्टॉक मार्केट रॉकेट हो जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात। और अगर ये बढ़ा दिया तो वाइस वर्सा उल्टा कर लेना, मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बजट के लिहाज से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहां पर एक और चीज है कि भाई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्या आ रहा है। अब मान लेते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अगर कोई अनाउंसमेंट आती है तो डिपेंड करता है कि वो अनाउंसमेंट कितनी बड़ी है, राइट। तो अगर वो अनाउंसमेंट समझो बहुत बड़ी है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी आ जाएगी, उसके शेयर्स में तेजी आ जाएगी। एंड किसी पर्टिकुलर शेयर्स में अगर नेगेटिव अनाउंसमेंट है तो उसके प्राइस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो ये बजट में इस तरह से बजट इंपैक्ट करता है हमारी मार्केट को, जो आपने समझा। अब देखो ये मॉनसून क्या है, इसे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, उसे समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा आंकड़ा देता हूं। तो मॉनसून तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं क्या होता है, आप सब जानते हैं। एक सीजन होता है जिसमें बारिश आती है, और बारिश आने की वजह से जो हमारे किसान भाई हैं उनको इरिगेशन में हेल्प मिलती है, ये सब जानते हैं।
मैं एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ। 1947 जब हम आज़ाद हुए थे ना, तो हमारा जो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन था, आपको जान के हैरानी होगी, वो था 72.1%, यानी हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ये था। आज हम 2024 में जी रहे हैं और आज कंट्रीब्यूशन है 18%। जरा मुझे बताइए 18% ज़्यादा होता है या 72% ज़्यादा होता है? ऑफकोर्स 72% ज़्यादा होता है। तो आप बोलेंगे कि सर 72% ज़्यादा होता है, पर आप खुश किस सिचुएशन में, आज या तब? क्योंकि आज आपकी कंट्री डेवलप कंट्री बन चुकी है। देखो यहीं पे समझना, जिन कंट्री का एग्रीकल्चर बेस होता है ना, वो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, और जो डेवलप कंट्री होती है ना, उनके हमेशा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड होते हैं। जो आज हमारी कंट्री में, हमारी सर्विस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन लगभग 50% का है आज के समय में, और 30% के आसपास का है मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप ये समझ के चलो कि आज हमारा देश सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर पे 18% होना कोई बुरी बात नहीं है, बट यहाँ पर बुरी बात तब है जब 18 के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ना हमको बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, जो हमारी कंट्री में हम बना लेते हैं। पर अगर ये प्रोडक्शन कम हो गया ना, तो आपको 2017 का माहौल याद है, 200 रुपये किलो दालें बिकी थी। आप तो खैर बाहर थे, आपको क्या ही पता, पर इंडिया में लोगों को दालें जो थी ना सर, 225 रुपये किलो खाई थी उन्होंने। एक गरीब आदमी, एक जो गरीब आदमी है ना, वो तो बेचारा परेशान था। एक गरीब आदमी तो ये सोच रहा था कि यार, मतलब न्यूज़ चैनल ऐसे न्यूज़ बनाते थे कि गरीब आदमी की थाली से गायब हुई गाल, ऐसे हैं, मजाक बना के रखा है। पर सच्ची बात ये है सर, बेचारा गरीब कैसे खाएगा खाना। अब ये सिचुएशन क्यों हुई, इसे जानने की कोशिश करो कि दालें प्रोड्यूस कम हो रही है हमारी कंट्री में। अब देखो, दालों की जगह कभी अनियन हो जाती है, कभी कोई और कमोडिटी हो जाती है। ये हमारे देश का एक स्वभाव है कि कोई ना कोई 3-4 साल में कमोडिटी होगी जिसके प्राइस शूट हो जाते हैं। पर अगर आप बेसिक वजह पर जाए ना, तो बेसिक वजह कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन है, और उसके प्रोडक्शन के पीछे की वजह जो है ना, ये मानसून है। अब ये जो मानसून है, ये नॉर्मली आता है अप्रैल से मई के महीने में, ठीक है, अप्रैल टू मई। और जो एजेंसीज होती है ना, लाइक स्काईमेट जैसी एजेंसीज, वो प्रेडिक्ट करती है मानसून को, तो परसेंटेज में करती हैं वो, जैसे 97 से 98%, 98 से 99%, और 99 से फिर 100%, ठीक है, टू 100%, और 100 के ऊपर भी होता है, 100% टू 101, इस तरह से होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहीं पे समझना है कि जब भी ना 99 के नीचे मानसून होगा तो ये बुरा माना जाएगा, और 99 के ऊपर जितना होगा वो अच्छा माना जाएगा। 100% है तो बहुत बेहतरीन है, 100 से ज़्यादा है तो और अच्छा है, पर 104-5 के बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है, वो भी बुरी है। 101 तक परिस्थिति बहुत अच्छी है, 99 के नीचे परिस्थिति बुरी है। अब अंदाजा क्या लगाना है? अंदाजा ये लगाना है कि जब भी मानसून अच्छा आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब अच्छा होगा तो सीधी सी बात है, महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। महंगाई नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो किसान के घर में थोड़ा पैसा ज़्यादा आएगा। वो उसने जो बेचारे बैंक से एनपीए लिया है वो नहीं होगा, लोन लिया है, सॉरी, जो किसान ने लोन लिया है बैंक से वो वापस कर पाएगा, बैंकों का एनपीए नहीं होगा, तो बैंकिंग के लिए भी अच्छा है। किसान के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, रूरल डिमांड कैचअप होगी, जिससे एफएमसीजी की शेयर्स भाग जाएंगे, ऑटो सेक्टर भाग जाएगा, वो अपने खेत के लिए ट्रैक्टर खरीदेगा, बच्चों के लिए बाइक खरीदेगा, बीवी के लिए सोना खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, और ये फैक्ट है। कंजम्पशन सेक्टर को बूम मिलेगा, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में ये शेयर अच्छा करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मॉनसून जब अच्छा आता है तो एग्रीकल्चर अच्छा करता है, किसान अच्छा करता है, बैंक अच्छा करता है, ऑटो अच्छा करता है, कंजम्पशन अच्छा करता है, ये सेक्टर अच्छे करते हैं। इनकी वजह बनता है मॉनसून। और सबसे बड़ी बात, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट डायरेक्ट कनेक्शन रखता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो आपको पता है क्या होगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो मॉनसून है, ये एक मेजर इवेंट होती है मार्केट के लिए। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है ना सर? इस तरह से मार्केट को हम मॉनसून के उसमें देखते हैं। ओपेक मीट, क्वार्टरली होने वाली एक मीटिंग, जिसमें जो ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ये तय करती हैं कि जो मार्केट है उसमें हमारी जो, तो ओपेक मीटिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें 14 कंट्रीज आती हैं, और ये 14 कंट्रीज
मिलकर ये तय करती हैं कि हम ऑयल का प्रोडक्शन कितना करेंगे। यानी ये इस बात पे डिसीजन लेती हैं कि जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे। अब देखो यहां पर सप्लाई को या तो ये घटाएंगे या तो ये बढ़ाएंगे, दो ही काम करेंगे। अब सप्लाई को घटाने से प्राइस इंपैक्ट हो जाएंगे। अगर इन्होंने सप्लाई को बढ़ा दिया तो प्राइस आ जाएंगे नीचे, और अगर सप्लाई को घटा दिया तो प्राइस चले जाएंगे ऊपर। डिमांड सप्लाई का नियम है, सिंपल है। पर एक बात सोचो कि ये जो ऑयल के प्राइसेस है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बड़ा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, हम अपनी जरूरतों का 85% जो ऑयल है वो करते हैं इंपोर्ट। ये ध्यान रखना, हम करते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के लिए हम डॉलर पेमेंट का यूज करते हैं। तो अगर प्राइजेस बढ़ जाएंगे, सपोज करो दो चीजें कंसिडर करो। मान लेते हैं एक केस में प्राइस है $100 पर बैरल और दूसरे केस में प्राइस है $70 पर बैरल। तो हमारे को यहां पे अगर ये सिचुएशन है तो ज्यादा डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी, मोर पेमेंट करनी पड़ेगी ना। और इससे हमारा क्या होगा, इस सिचुएशन में जब डॉलर ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी तो हमारा रुपया वीक हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और इन्फ्लेशन के बढ़ते ही क्या होगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो महंगाई डायरेक्टली बढ़ जाती है, और महंगाई के बढ़ने से आपको पता है क्या होता है तो क्रूड की कीमतें जितनी नीचे रहेंगी हमारे लिए उतना बेहतर है। तो इसीलिए ओपेक मीटिंग को हमें अच्छे से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, उसका कंक्लूजन निकालना चाहिए। और अगर उसकी वजह से प्राइस में कोई भी तेजी आ रही है तो हमारे मार्केट के लिए खतरनाक हो सकती है। अगर हमारा जो ब्रेंट ऑयल है, देखो हम ब्रेंट को फॉलो करते हैं, बेंचमार्क हमारा ब्रेंट है, तो ब्रेंट ऑयल जब भी $75 से $80 में है ना, कंफर्टेबल जोन है ये हमारे लिए। $75 से $80 के जब ऊपर जाएगा ये, यानी $80 के जब भी ऊपर जाएगा हमारी मार्केट में डॉलर जो क्रूड ऑयल है एक मुद्दा बन जाएगा। तो हमारे लिए $80 के नीचे कंफर्टेबल जोन है, $80 के ऊपर ब्रेंट का होना हमारे लिए बुरी सिचुएशन है, जिससे हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है और मार्केट नीचे आ सकता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये जो ओपेक मीटिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, समझ में आई? परफेक्ट। यहाँ कोई डाउट है पूछ लो। अब देखो, ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जिसको कोई चाहता नहीं है। देखो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में ना ये किसी दुश्मन कंट्रीज के साथ भी ना हो, वॉर जैसी सिचुएशन। अभी ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, समझ रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो मासूम लोग हैं वो मर रहे हैं ना, है ना। बम गिराना नेताओं पे गिराओ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या बेचारे मासूमों को क्या गलती है, या आतंकवादियों पे गिराओ। पर मुद्दा ये है कि जब वॉर होती है ना तो मासूमों की जान भी जाती है, और जो क्रिमिनल माइंड्स होते हैं उनकी तो जाती जाती है। तो ये किसी भी हालात में ना अच्छी नहीं सिचुएशन मानी जा सकती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा है या इंसान की जान? यानी अग्री करते हैं ना सब लोग, इंसान की जान। अब मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब इंसान को ये नहीं पता ना कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो ना अक्सर एक काम करता है, जो उसके पास है ना समेटना शुरू करता है। अगर किसी भी इंसान को ये समझ में आता है ना कि किसी वजह से दुनिया खत्म होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगा। मानते हो इस बात को? खर्चा करने के लिए क्या करेगा, वो जो उसके पास है समेटेगा। और ज़्यादातर अधिकतर लोग ना आज के समय में तो जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो अब यहाँ से लर्निंग में समझाता हूँ क्या है। जब भी जीवन को हानि होगी तो स्टॉक मार्केट नीचे ही जाएगा। वजह क्या है कि इंसान पैसा निकाल के अपने ऊपर खर्च करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं ही नहीं रहूंगा तो पैसे का क्या करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है इंसान, उसे खर्चा करने के लिए निकाल लेता है, और उसका इम्पैक्ट क्या आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाते हैं। कोविड में ये हुआ, हर लड़ाई में ये होता है। अब मैं वॉर का, क्योंकि मैं वॉर समझा रहा हूं तो यहाँ पे वॉर का एग्जांपल देता हूं। तो क्या आपको याद है 1999 में कारगिल वॉर हुई थी? तो जो कारगिल वॉर हुई थी ना, ये 65 दिनों तक चढ़ने वाली लड़ाई थी। 65 दिन, 65 डेज। आपको तो पता होगा सर, 65 डेज ये लड़ाई चली थी, और इसमें पता नहीं कितना नुकसान हुआ था, पता नहीं कितने जवान शहीद हो गए थे हमारे, शायद 3000 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे हमारे देश के। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा हमें ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ। जब ऐसा होता है ना तो बहुत सारे नुकसान और होते हैं जो हम जानते नहीं हैं।
पैसे का नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान, सरकार का नुकसान, वो सबसे बड़ी बात हमारे 3,000 जवानों का नुकसान, बहुत बड़ी बात है। अब ये जब सारी चीज़ें होती है ना, तो दो चीज़ें समझ लो। ये लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, है ना, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि ये लड़ाई ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और हम डायरेक्टली इन्वॉल्व इस लड़ाई में। तो हमारा जो निफ्टी है ना, उस समय पे 2000 चलता था, और ये लड़ाई के दौरान इन 65 दिनों में 1100 पर आ गया था, तकरीबन 45% का फॉल। किस वजह से आया पता है? वजह बनी वॉर। अब यहाँ भी देखो, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे ना, इसलिए ये कम गिरा। अब रीसेंट केस बताता हूँ, रशिया, इन दोनों की लड़ाई हुई, रशिया का स्टॉक मार्केट ना 85% क्रैश हो गया। सिचुएशन देखो वही है, 85% क्रैश हो गया इंडेक्स। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब भी कोई डायरेक्ट लड़ाई होगी, जो देश इन्वॉल्व होगा उसकी मार्केट तो क्रैश है। या लर्निंग क्या है? तुरंत प्रभाव से पैसा निकाल लेना, ये लर्निंग दे रहा हूं। उस समय सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, और 20% स्टॉक का प्राइस नीचे होगा। घबराना मत, क्योंकि वो 20% देखोगे ना, तो अगले 60% हाथ से निकल जाएंगे। तो वहां पे लालच मत करना किसी तरह का। भगवान ना करे कभी ये सिचुएशन बने, पर बन गई तो क्या करना, ये समझाना आज मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देश जिस तरह से आगे जा रहा है ना, कोई भरोसा नहीं है भैया, क्या होता है दुनिया में, कोई भरोसा कर ही नहीं सकते हम। जैसे देश में दुनिया आगे जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो पैसा तुरंत प्रभाव से निकाल लेंगे हम लोग। ट्रेडिंग भी तो बंद हो जाता है ना टाइम पे। बताता हूँ अभी आपको, वो तो 20% 20% के सर्किट के बाद होगा ना, पर तब तक तो बहुत अनहोनी हो चुकी होगी स्टॉक मार्केट में। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, तो बैक टू नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें रिकवरी भी उतनी रफ्तार से करती हैं। तो अब ये जो मार्केट है ना रशिया का, ये 90% रिकवर हो चुका है, हो चुकी है रिकवरी। अब यहाँ पर मेरा ना आपको एक सुझाव भी है, और आपको एक लर्निंग भी देना चाहता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये 100 रुपये की चीज़ रही होगी, और इस सिचुएशन तक ये चीज़ आ गई होगी 10 रुपये, करेक्ट है? ये 10 रुपये की चीज़ दोबारा 90 रुपये हो चुकी है, अगर मैं आज की सिचुएशन को एनालाइज करूँ तो। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि आपने ये 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये का बेच दिया, आपके पास 80 रुपये बचे हैं, और जब ये 10 रुपये है ना, तो इसके आसपास जब मार्केट गया तो वो 80 रुपये का माल खरीद लिया, तो आपकी परचेजिंग पावर 8 गुना हो गई, 8 गुना। और उस 8 गुना को आपने यहाँ तक होल्ड करके रखा, तो आपका रिटायरमेंट हो गया, ये समझ लो। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आपने उस 8 गुना को 9 गुना कर दिया, 8 गुना को 9 गुना कर दिया, उस 8 गुने पे 900% का रिटर्न। यानी हम ऐसे समझते हैं, 1 लाख के हुए 8 लाख, और 8 लाख के हुए 900%, यानी 63 लाख। तो आपके पास 1 लाख रुपए से 63 लाख हुए ना, टेक्निकली समझने वाली बात तो ये है। तो 1 लाख से 63 लाख रुपए कमा लिए, एंड तुम्हारे पास तो अभी पैसा है, मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए ऑन एन एवरेज समझ के चलता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में 5 करोड़ बनता है ना, नहीं बनता? समझदारी चाहिए। देखो, मैं भगवान से प्रे करता था कि भगवान मेरे पास अगर 2 पैसे आ जाए ना, तो ऐसी सिचुएशन दिखा दियो कि मार्केट में मैं सर्किट देखूं, क्योंकि मैंने तब देखे थे जब मेरे पास पैसा नहीं था। तो भगवान ने मेरी सुन ली, 2020 में दिखा दिया, और मैंने पैसा 2 रुपए कमा लिए। पर फिर मैंने भगवान को बोला कि भगवान जब अगली बार ये करेगा ना, तो प्लीज़ इस तरह से मत करियो, वजह ना कोई दूसरी निकालियो, क्योंकि इसमें ना बड़ी परेशानी हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी। तो मैं ना कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि अगर ये वजह मार्केट क्रैश के लिए बनती है, तो वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई पैंडेमिक नहीं होनी चाहिए, वो वजह होनी चाहिए पॉलिटिकल ये जो रिजल्ट है ये हो सकता है। तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि उससे किसी की जान नहीं जाएगी, वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। पर ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से लोगों की सर जान जाए, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर देखो, जो हमें अच्छा लगे ज़रूरी तो नहीं है हमेशा वही हो, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मार्केट में किसी भी वजह से अगर मार्केट जाती है, आपका एक्शन क्या होना चाहिए, आज मैंने आपको समझा दिया। तो अगर कभी मार्केट में ऐसी वजहें बनती हैं, तो आपको पता है कि अब क्या करना है, और जब आप ये करोगे तो पैसा तो बन जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये आज की लर्निंग थी आपके लिए, ठीक है? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और